नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम वाच्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वाच्य जो है हमारा बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। संस्कृत विषय में, हिंदी में भी पूछा जाता है, सब में पूछते हैं। वाच्य क्या है, उससे बहुत सी चीज़ें हैं जो जानने लायक है वाच्यों से संबंधित, जिसके आधार पर हम क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। वो क्या क्या है, सबसे पहले तो हम इस सीरीज़ में जानेंगे वाच्य कहते किसे हैं, क्या होते हैं वाच्य। फिर हम जानेंगे वाच्यों को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, कौन कौन से प्रकार हैं वो, उनके नाम क्या हैं, फिर उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फिर वाच्यों के उदाहरण देखेंगे हम, जिनके माध्यम से पता चले कि ये उदाहरण इसी वाच्य का है या वाच्य के इसी प्रकार का है। फिर आता है वाच्यों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वाच्य परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि वाच्यों को परिवर्तित कैसे किया जाए। फिर आता है ध्यातव्य बिंदु, किसी भी विषय को समझने के लिए हमारे पास कुछ बिंदु होते हैं जिसके माध्यम से हम पूरे विषय को बहुत आसानी से समझ सकें। ठीक है, पूरा विषय हमारा क्लियर हो जाता है। तो ये भी एक ऐसा है, इससे भी संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे, उनको भी एक बार देखेंगे। फिर आता है अभ्यास प्रश्न, तो अभ्यास प्रश्न भी हम कुछ सॉल्व करेंगे, उनके द्वारा जानेंगे। पूरा वाच्य का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए अभ्यास प्रश्न भी होगा। तो ये सभी चीज़ें हम इस सीरीज़ में जानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाच्य कहते किसे हैं, क्या होते हैं वाच्य। तो कहा, देखो साधारण सी बात है कि किसी भी बात का जो प्रस्तुतिकरण होता है, जो प्रकटीकरण है या अभिव्यक्ति है, उसको मतलब सीधी सी बात है, हम अपनी बात को किस प्रकार से कह रहे हैं। तो हमारे जो कहने का तरीका होगा, जो विधा होगी, वही वाच्य कहलाती है। ठीक है, अपनी बात को कहने का तरीका। अब इसे यहाँ प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और अभिव्यक्ति जैसे शब्दों के द्वारा बताया गया है, मतलब कहने का तरीका, जिसे विधा भी कहा जा सकता है। बस इतना ही समझने लायक है इसमें। अब इसके उदाहरण जैसे कि हम कह सकते हैं, विवेकः पुस्तकम पठति, विवेक पुस्तक पढ़ता है। वहीं हम यूँ बोलते हैं, राधया भोजनम पच्यते, राधया लतया भोजनम पच्यते, राधा के द्वारा, लता के द्वारा भोजन पकाया जाता है। या हम बोलते हैं हरिणा पठ्यते, हरिणा पठ्यते, रामेण पठ्यते, श्यामेन पठ्यते, कुछ भी किसी के भी द्वारा पढ़ा जा रहा है। सीधी सी बात यह है कि अपनी बात को कहने का जो तरीका है, भिन्न भिन्न प्रकार से कहने का जो तरीका है एक ही बात को, वो क्या होता है, वो वाच्य कहलाता है। अब समझने वाली बात यह है कि एक ही बात को हम कितने प्रकारों से कह सकते हैं, कितनी तरीके से बोल सकते हैं। तो जैसे हमने एक बात की कि रामः गीतम गायति, राम जो है गीत गाता है, गाना गाता है। इसी को हम बोल सकते हैं रामेण गीतम गीयते, राम के द्वारा गीत गाया जाता है, गाना गाया जाता है। और हम कुछ ऐसे भी बोल सकते हैं कि रामायण गीयते, राम के द्वारा गाया जाता है। अब बात एक ही है, लेकिन उसको तीन अलग अलग प्रकारों से बोला गया है। तो ये जो एक ही बात को कहने का अलग अलग तरीका है ना, ये भिन्न भिन्न तरीकों से जो हमने एक ही बात को कहा है, इस तरीके को ही क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, इस तरीके को ही वाच्य कहते हैं। ध्यान रखिए आप, यही वाच्य है। अब इसी के आधार पे क्या है, हमारे जो वाच्य के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, अब आइए उस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों, एक वाक्य में तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक वाक्य जो हमारा होता है मुख्य रूप से तीन पदों से मिलकर बनता है। मुख्य रूप से कौन कौन से, पहला होता है कर्ता, दूसरा होता है कर्म, और उसके बाद होता है क्रिया। क्रिया को ही भाव कह देते हैं। ठीक है, उसी को भाव कहा जाता है। तो अब जो कर्ता, कर्म और क्रिया होती है, तीन आधार हैं हमारे, जिसके द्वारा एक वाक्य सामान्यतया निर्मित किया जाता है, सामान्य रूप से। अब इन्हीं तीन के आधार पे हमारे वाच्य के तीन प्रकार भी निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब ये कैसे कैसे निर्धारित किए जाते हैं, तो जिस वाक्य में हमारा कर्ता प्रधान होगा वो हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, जहाँ हमारा कर्म प्रधान होगा वो हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा, और जहाँ क्रिया अर्थात भाव प्रधान होगा वहाँ क्या होगा, वहाँ भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो वाच्य के तीन प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसमें कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भाव प्रधान होता है या क्रिया प्रधान होती है। अब एक बात यहाँ ये गौर करने वाली है, जो हम प्रधान की चर्चा कर रहे हैं, इसका आधार क्या है। कोई चीज़ निराधार तो होती नहीं है व्याकरण में, इतना तो समझ आ गया, इतना तो पता ही है। तो क्या आधार है जिसके आधार पे हम कह रहे हैं कि ये प्रधान है। जैसे कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है,
क्रिया प्रधान है। क्यों प्रधान है? कुछ कारण तो होगा। तो आइए अब उस कारण पर चर्चा करते हैं। अब दोस्तों एक बिंदु आता है कि किसी भी पद की प्रधानता कैसे पहचाने। प्रधानता हम कैसे पहचान सकते हैं कि यही पद प्रधान है? जैसे कर्ता ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है, क्यों प्रधान है? तो इसकी दो बिंदु हैं, ठीक है। एक है प्रथमा विभक्ति युक्तता। इसमें मुख्य यह है कि प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए आपका। कर्ता, कर्म, क्रिया कुछ भी ले लो, वो प्रथमा विभक्ति में होना चाहिए। तो क्या होगा, उसकी प्रधानता निर्धारित की जा सकती है। दूसरा, जो प्रधान पद होगा उसका अनुसरण किसके द्वारा किया जाएगा? क्रियापद के द्वारा। मतलब जिस विभक्ति में हमारा जो वो होगा प्रधान पद, उसी विभक्ति वचन लिंग में हमारा क्रियापद भी होगा। तो क्रियापद जिसका अनुसरण करे उसी की प्रधानता होगी। अब उदाहरण के तौर पे जैसे हम कर्ता ले लेते हैं। कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, और क्रियापद जो होगा उस वाक्य का उसके द्वारा कर्ता का अनुसरण किया जा रहा हो। मतलब जिस विभक्ति वचन लिंग में कर्ता होगा उसी विभक्ति वचन लिंग में हमारा क्रियापद होगा। तो क्या होगा, उस वाक्य में हमारा कर्ता प्रधान होगा, और कर्ता प्रधान होगा तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कैसे निर्धारित करना है? कर्तृ है, कर्म है, भाव है, तीनों में सेम होगा। जो प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रियापद द्वारा जिसका अनुसरण किया जा रहा होगा वही प्रधान होगा, और उसी के आधार पे वाच्य निर्धारित किया जाएगा। अब आते हैं हम कर्तृवाच्य पे। एक एक करके तीनों वाच्यों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता या कर्तृपद जो होता है उसकी प्रधानता हो वह वाक्य क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य कहलाएगा। ठीक है, यह ध्यान रखने लायक है। यहाँ जहाँ कर्ता या कर्तृपद की प्रधानता हो, प्रधानता कैसे सिद्ध होती है हम बता चुके हैं। या तो उसमें प्रथमा विभक्ति होगी या फिर क्रिया के द्वारा उसका अनुसरण किया जा रहा होगा, तो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। यहाँ कौन कौन सी शर्त है? कर्ता प्रथमा विभक्ति में पहली पूर्ण हो गई, कर्म द्वितीया विभक्ति में, और क्रिया कर्ता के अनुसार, तो ये हमारी दूसरी भी हो गई। अब देखो, कर्ता तो प्रथमा विभक्ति में है, क्रिया कर्ता के अनुसार है, ये तो हम पहले पता लगा चुके हैं। यहाँ जो नई चीज़ है वो है द्वितीया विभक्ति में हमारा कर्म होता है। ठीक है, तो हमारा जो कर्म है वो द्वितीया विभक्ति में होता है, कर्तृवाच्य का कर्म कर्तृवाच्य में। ये ध्यान रखिएगा, ये तीन चीज़ें यहाँ जानने लायक है। अब अगला बिंदु ये है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं का प्रयोग होता है। अब ये क्या है? तो कर्म हमारा है, जब कर्म सहित होगा तो सकर्मक हो जाएगा, कर्म रहित होगा तो हमारा अकर्मक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सकर्मक धातुएं भी होती हैं, अकर्मक धातुएं भी होती हैं। मतलब जिनके साथ कर्म जुड़ता है वो धातुएं भी, और जिनके साथ कर्म नहीं जुड़ता वो धातुएं भी। सभी से जितनी भी धातु है, मतलब यह है कि सभी से हमारा क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, कर्तृवाच्य में सभी धातुएं जुड़ जाती हैं। अब इसी प्रकार को हम कह सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो रोहितः विद्यालयम गच्छति, रोहित विद्यालय जाता है। यहाँ देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, हमने क्या पढ़ा था? रोहित करता है, ठीक है, करने वाला। देखो गमन क्रिया है गच्छति में, गमन क्रिया क्या है? गच्छति। अब कौन जा रहा है? तो रोहित जा रहा है, ये हमारा कर्ता हो गया। रोहित है हमारा प्रथमा विभक्ति एक वचन, और हमारी क्रिया भी क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। ठीक है, गच्छति। तो कर्ता के अनुसार हमारी क्रिया चेंज हुई है। ठीक है, जैसे जिसमें कर्ता है उसी में क्रिया है, और हमारा कर्म क्या है? विद्यालयम। ये क्या है? द्वितीया विभक्ति में है। तो मतलब ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य के उदाहरण ऐसे पहचाने जाते हैं। सह लेखम लिखति, सह कर्ता है, करने वाला, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। लिखति क्रिया है, वो भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो कर्ता के अनुसार है। लेखम द्वितीया विभक्ति में है, कर्म है जो हमारा क्या करता है? लेख लिखता है। ठीक है, तो ये कर्म हो गया, ये भी हमारा पता चल गया। अब ये तो थे ये जो दो थे ये सकर्मक थे। ठीक है, क्या थे? ये सकर्मक थे। अब अकर्मक ये दो हैं जिनके साथ क्रिया नहीं जुड़ती। ठीक है, जैसे यहाँ तो लेखम विद्यालयम ये क्रिया है कि क्या कर रहा है पता है,
इन वाक्यों में नहीं पता क्या कर रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ है रमा पठती, रमा पढ़ती है, क्या पढ़ती है नहीं लिखना। गीता धावती, गीता भागती है, यहाँ तो क्या का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। तो क्या है, ये हमारे अकर्मक हैं और ये सकर्मक है। तो हर प्रकार की धातुओं से हमारा कर्तृवाच्य होता है, ये चीज़ ध्यान रखने लायक है यहाँ। अब दोस्तों हमारा अगला प्रकार आता है कर्मवाच्य। वाच्य का अगला प्रकार, कर्तृवाच्य पे हमने चर्चा की, मुख्य बिंदु जाने। अब कर्मवाच्य के विषय में क्या है, तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो वह वाक्य क्या है, कर्मवाच्य है। कर्म कर्म पद की प्रधानता हो वो क्या है, कर्मवाच्य कहलाता है। यहाँ जो कर्ता होता है हमारा, कर्म होता है, क्रिया होता है, तीन मुख्य बिंदु है। कर्ता हमारा तृतीया विभक्ति में होगा, ठीक है। क्या किया, जो हमारा कर्तृवाच्य था उसमें कर्ता प्रथमा में था, ठीक है। किस में था, प्रथमा में था। यहाँ आके वो तृतीया में हो गया। कर्मवाच्य वहाँ द्वितीया में था, यहाँ प्रथमा में हो गया। क्रिया जो थी वो कर्ता के अनुसार थी, लेकिन क्रिया उसी के अनुसार चलेगी जो प्रथमा विभक्ति में होगा। ये भी तो बिंदु है ना, मतलब प्रथमा विभक्ति में भी होना चाहिए। तो यहाँ कर्ता नहीं, यहाँ कर्म है प्रथमा में, इसलिए क्या होगा, क्रिया जो बोलती है वो बोलती है कि कर्ता अंकल बाय बाय टाटा, मैं आपके पीछे नहीं आ रही। यहाँ प्रथमा विभक्ति कर्म के साथ है, मैं भी कर्म के अनुसार चलने लगूंगी। सीधी बात, जहाँ फ़ायदा हो रहा है, जैसा देश वैसा भेष। जैसे ही प्रथमा विभक्ति ने अपना रूप बदला, क्रिया ने भी अपना रूप बदल लिया और कर्ता को छोड़ दिया और कर्म के साथ आ गई, क्योंकि वो प्रथमा विभक्ति में हो गया। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, कौन सा पद प्रथमा विभक्ति में है और क्रिया किसके अनुसार चल रही है। जो पद इन दोनों कार्यों को अपने आप में समाहित करता है वही हमारा प्रधान पद हो गया, उसी के आधार पर हमारा वाच्य निर्धारित हो गया, ठीक है। तो यहाँ कर्म प्रधान है, कैसे है, प्रथमा विभक्ति में कर्म है, क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है, कर्ता को छोड़ के, इसलिए क्या हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया। अब अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि कर्मवाच्य में केवल सकर्मक धातुओं का ही प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसका तो नाम ही क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य है, नाम में ही कर्म है, तो सकर्मक तो होगी ना, कर्म तो होना ही चाहिए। अब यहाँ क्या है, सकर्मक धातुएं जितनी भी कर्म युक्त धातुएं होती हैं उनके साथ कर्मवाच्य होता है, वो जुड़ते हैं यहाँ। तो जैसे उदाहरण के तौर पे देखें हम, मया भोजनम पच्यते, यहाँ जो भोजनम है ये प्रथमा विभक्ति में है, ये कर्म है, क्योंकि क्या पकाया जा रहा है, भोजन पकाया जा रहा है, ठीक है। तो भोजन पकाया जा रहा है, ये मुख्य है, ये हमारा लीड ले रहा है, नेता बन रहा है, इसलिए ये प्रथमा में है। क्या, पच्यते मतलब पकाया जा रहा है, ये क्रिया है। और मया मेरे द्वारा, तो मया जो है वो हट गया, तो उसकी प्रधानता हट गई, भोजन में आ गई। देखिए यहाँ बदल गए वाक्य, ठीक है। वहाँ क्या थे, रामः भोजनम पचति, ये बन सकता था, या इसी को अगर कर्ता में देखते तो अहम भोजनम पचामी बनता। यहाँ तृतीया है मया में, यहाँ हो गई हमारी प्रथमा, यहाँ हो गई हमारा पच्यते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया, कर्म प्रधान हो गया, क्रिया भी कर्म के अनुसार चल रही है। जैसे युष्माभिः विद्यालयः गम्यते, विद्यालयः गम्यते, विद्यालय है प्रथमा विभक्ति एक वचन में, वही गम्यते भी इसी के अनुसार प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, ठीक है। जाया जाता है, युष्माभिः तृतीया विभक्ति में है। पता चल गया कि ये वाक्य है, कर्मवाच्य है। ऐसे ही तेन पत्रम लिख्यते, तो पत्रम ये कर्म है, पत्र लिखा जा रहा है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, नपुंसक लिंग के हैं ये, पत्रम लिख्यते, पत्रम पत्रे पत्राणि, ठीक है। और लिख्यते लिखा जा रहा है, किसके द्वारा, तेन, तो कर्ता प्रधान नहीं कर्म प्रधान है, और क्रिया कर्म के अनुसार चल रही है। ऐसे ही बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम कर दें मया जो है उसको अगर हम अस्माभिः कर दें, क्या कर दें, अस्माभिः, तो अब मुझे बताइए क्या हमारी क्रिया चेंज होगी, परिवर्तित होगी। ये जो पच्यते है क्या बनेगा इसका, तो ठीक है नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मया कर्ता है और ये कर्मवाच्य है, यहाँ कर्ता प्रधान नहीं है, मया मतलब कर्ता की प्रधानता नहीं है, यहाँ हमारी क्रिया प्रधान है, प्रथमा विभक्ति में है।
तो जो क्रिया कहेगी वो पच्यते मानेगा, मतलब जो कर्म कहेगा वो क्रिया करेगी। ठीक है, कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। तो यहाँ आप कुछ भी ले आओ, कोई मतलब नहीं है उसे, मतलब इसको एक तरह से बॉयकॉट कर दो, ऐसा कह दिया, मतलब हटा दिया। बोला रहो तुम यहाँ, तुम वाक्य पूरा करोगे, लेकिन प्रधानता यहाँ हमारी कर्म की होगी। ऐसे ही यहाँ युष्माभि विद्यालय गम्यते, यहाँ युष्माभि में कितना भी कोई भी परिवर्तित रूप कर लो, त्वया कर लो, मया कर लो, चाहे आप तेन कर लो, कोई मतलब नहीं है। विद्यालय कर्म है, और ये जिस विभक्ति वचन लिंग में होगा, हमारी क्रिया मतलब गम्यते भी उसी विभक्ति वचन लिंग में होगी। ठीक है, ऐसे ही इसके साथ भी होगा। तेन पत्रम लिख्यते, यहाँ तुम तेन में कुछ भी कर लो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम विद्यालय में परिवर्तन करें, पत्र में परिवर्तन करें, भोजन में परिवर्तन करें, तो ज़रूर हमारी क्रिया चेंज होगी। क्यों? क्योंकि हमारा कर्म परिवर्तित होगा तो क्रिया भी परिवर्तित होगी, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। इस कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार ही क्रिया चल रही है। अगर यही बात कर्ता में होती और वहाँ अगर हम ये चेंज करते, कर्ता को परिवर्तित करते, तो क्रिया परिवर्तित हो जाती, क्योंकि उधर कर्ता प्रधान था, कर्तृपद प्रधान था, उसके अनुसार हमारी क्रिया चलनी है। इसीलिए क्या होगा, वहाँ कर्ता में कर्ता के अनुसार चलती है, कर्म में कर्म के अनुसार चलती है। ये ध्यान रखिए। अगर आपको ये परिवर्तित करके दे दें, कर्मवाच्य का उदाहरण बोले कि शुद्ध पहचानिए, तो ये ध्यान रखिए यहाँ कुछ भी हो जाए कोई मतलब नहीं बनता, क्रिया हमारी कर्म के अनुसार ही चलेगी। कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार चलेगी। इतना समझ आ गया? ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी जानने लायक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आता है भाववाच्य, वाच्य का तीसरा प्रकार। ठीक है, इधर क्या है, क्रिया अथवा भाव जिस वाक्य में प्रधान होगा, या जिस वाक्य में क्रिया अथवा भाव पद की प्रधानता होगी, वह वाक्य भाववाच्य कहलाता है। ठीक है, तो भाववाच्य पता चल गया, भाव अर्थात क्रिया, भाव कहो क्रिया कहो एक ही बात है। इसमें क्या है, इसमें कर्ता होता है तृतीया विभक्ति में, मतलब कर्म में भी तृतीया विभक्ति में था, यहाँ भी तृतीया विभक्ति में है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्रिया हमारी, उसका देखो निर्धारण कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, प्रथमा विभक्ति एक वचन आत्मनेपद। अब आत्मनेपद के रूप चलते हैं जो हमने कर्मवाच्य में देखे ना, पच्यते, गम्यते, हस्यते, लिख्यते, ये आत्मनेपद के रूप होते हैं। और इसके अलावा होता है परस्मय पद। ठीक है, क्या होता है, परस्मय पद, उसको देखें तो उसके चलते हैं पठती, ठीक है, लिखती, हसती, ऐसे। तो पठती का पठ्यते बनता है, पठती परस्मय पद, पठ्यते आत्मनेपद, ऐसे करके रूप परिवर्तित होते हैं। तो क्रिया ने यहाँ अपना निर्धारण कर लिया। मुख्य बात जानिए, मुख्य बात यह है क्रिया ने अपना निर्धारण कर लिया कि वो किस में रहेगी। अब आपका कर्ता चाहे किसी में भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, तुम किसी भी विभक्ति वचन लिंग में कर्ता ले आओ, क्रिया ने अपना निर्धारण कर लिया वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में रहेगी तो वो रहेगी, उसे किसी से कोई मतलब नहीं, वो अपना स्वतंत्र रूप ले चुकी है। उसने बोल दिया बहुत पीछे भाग ली मैं, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अब एक और बात, कर्म तो यहाँ दिख नहीं रहा, कर्म का क्या हुआ, तो कर्म इसमें होता ही नहीं है, भाववाच्य है, भाव में कर्म होता ही नहीं है, यहाँ अकर्मक धातुएं होती हैं। ठीक है, अकर्मक मतलब कर्म रहित, जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं किया जाता, वैसी धातुओं के साथ भाववाच्य बनते हैं। देखो जैसा कि मैंने कहा कि भाववाच्य में केवल अकर्मक धातुओं का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण भी ऐसी बनते हैं, इसमें कर्म नहीं होता तो कर्म नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ कर्ता होगा और हमारी क्रिया होगी। कर्ता अपना आएगा वाक्य में, लेकिन उसकी कोई प्रधानता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं पूछता उसे। क्रिया जो होगी वो अपने हिसाब से चलेगी। बोल रही है कर्ता, कर्तृवाच्य में मैंने तुम्हारी मान ली, वहाँ तुम्हारा इलाका था, कर्मवाच्य में मैंने कर्म की मानी, वहाँ कर्म का इलाका था। ये जो है भाववाच्य, ये मेरा इलाका है, मतलब क्रिया का इलाका है, यहाँ मैं अपने हिसाब से चलूँगी। अब जैसे रामेण क्रियते, राम के द्वारा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है उसकी कोई बात नहीं की गई। त्वया गम्यते, तुम्हारे द्वारा जाया जा रहा है। मया चल्यते, मेरे द्वारा चला जा रहा है। अस्माभिः हस्यते, हमारे द्वारा हंसा जा रहा है। अब जो मया की विभक्ति है वो चाहे आप बदल दो, त्वया कर दो, कुछ भी कर दो, युष्माभिः कर दो, अस्माभिः कर दो, आप तेन कर दो, तैः कर दो,
कोई मतलब नहीं है। कर्ता किसी भी विभक्ति में हो, क्रिया जो होगी उसने अपना निर्धारण कर लिया, क्रियते ही रहेगी, गम्यते ही रहेगी, प्रथमा विभक्ति एक वचन ही रहेगी, उसे नहीं बदलना। तो यही भाववाच्य है। देखो बहुत सरल है ये जानना। देखो क्रिया जो कर्मवाच्य होता है ना हमारा, कर्मवाच्य का ही वाक्य आप यहाँ उठा के ले आओ, ठीक है। जो वहाँ हमने बनाया वही यहाँ ले आओ, बस उसमें से कर्म हटा दो और कर्ता को नियत कर दो, एक ही विभक्ति में रहेगा, प्रथमा एक वचन। बाकी पूरा वाक्य वही है। कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, वो कर्म में भी होगी, वो भाव में भी है। आपकी क्या बोलते हैं, कर्ता प्रथमा एक, क्रिया जो होगी वो हमारी प्रथमा एक वचन में निर्धारित है। कर्ता में सिर्फ क्या होगी, तृतीया विभक्ति होगी, और हमारा कर्म तो होगा ही नहीं, कर्म का सवाल ही नहीं है। तो ये ज़्यादा सरल है, जाने रखिएगा। अब कुछ ध्यातव्य बिंदु आते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं। इन बिंदुओं को पढ़ने से पहले आप क्या करिए, आपके लिए कार्य है कि तीनों जो हमने कर्ता के प्रकार, जो हमने वाच्य के प्रकार पढ़े हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, तीनों के उदाहरण हमें आप एक एक कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, बना के कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं किसने कितना सीखा। और अब आते हैं हम ध्यातव्य बिंदुओं पर। ध्यातव्य बिंदु जो है मतलब ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, जो हमने आज की वीडियो में पढ़ा इतना, उसमें क्या है। सबसे पहले तो किसी भी बात का जो प्रकटीकरण होता है, प्रस्तुतिकरण होता है, कहने का एक तरीका होता है, वो वाच्य कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, पहला बिंदु यही है। दूसरा क्या, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान रखने लायक ये है कि वाक्य का जो प्रधान पद होगा वो प्रथमा विभक्ति में होगा, ये ठीक है। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्म, और भाववाच्य में भावपद मतलब क्रियापद जो होगा वो क्या होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला बिंदु यह है कि कर्तृवाच्य में सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की धातुएं मिलती हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य में ये खासियत है, कोई भी धातु, मतलब यूँ समझ लीजिए सारी धातुओं से कर्तृवाच्य होता है, भेद केवल कर्म और भाव में होता है। कर्तृवाच्य सारी धातुओं से होता है, कर्मवाच्य केवल सकर्मक को लेता है, केवल सकर्मक धातुओं के साथ ही जुड़ता है। ऐसे ही भाववाच्य में केवल अकर्मक धातुएं होती हैं, ठीक है। अब इसमें एक और डिफरेंस है, कर्मवाच्य में सकर्मक तो होता है लेकिन ये भाव को निकालता नहीं है, लेकिन भाव थोड़ा लालची है, वो कर्म को निकाल देता है, बोलता है कर्म रखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, हम क्या हैं, कर्ता क्रिया में भी चल सकते हैं अपना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला बिंदु ये है कि कर्तृवाच्य में क्रियापद जो होगा वो सदैव परस्मय पद में ही रहेगा, ठीक है। कर्तृवाच्य का जो क्रियापद होगा, जो क्रिया होगी, केवल सदैव परस्मय पद में रहेगा। वहीं अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य में आ जाएं, उसका क्रियापद आत्मनेपद में होगा, ठीक है। तो परस्मय पद और आत्मनेपद के रूप आप ध्यान में रखिए और आप क्या करिए, वाक्य बना सकते हैं, क्रियापद बहुत आसानी से पहचान सकते हैं अगर अशुद्धि संशोधन वाली बात आए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। आपको गलत वाक्य दे देंगे, क्रिया किसी भी विभक्ति में, किसी उसमें लगा देंगे, क्या बोलते हैं, वचन में और पुरुष में, और बोल देंगे ये सही है या गलत बताइए। तो वहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा कर्तृवाच्य होता है उसमें परस्मैपदी क्रिया होती है, मतलब पठती, लिखती, हसती, ऐसे। जो हमारे कर्म और भाववाच्य होते हैं उसमें आत्मनेपदी होती है, जैसे पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, चल्यते, गम्यते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अगर आपने अभी तक शौर्य क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर कीजिए। क्योंकि देखो दोस्तों, शिक्षा जो होती है ना, जितनी ज़्यादा शेयर करो ना आप, जितनी ज़्यादा बांटो उतनी ज़्यादा बढ़ती है। और हमारा उद्देश्य ही ये है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बांटिए, आपका भी फ़ायदा, सबका फ़ायदा, और हमारा भी उद्देश्य की पूर्ति होगी। तो अब आते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्नों पे। अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे जिसके द्वारा हमें क्या है, वाच्य का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट जो है, संप्रत्यय, वो साफ हो जाएगा, वाच्य समझने में हमें हेल्प मिलेगी। अब जैसे पहला प्रश्न है, एक बात को कई भिन्न भिन्न तरीकों से बोली जाने वाली विधा, विधा क्या कहलाती है, ध्यान रखिए, भिन्न भिन्न तरीकों से बोली जाने वाली विधा क्या कहेंगे, समास कहेंगे, विभक्ति कहेंगे, वाच्य कहेंगे या अव्यय कहेंगे। तो सीधी सी बात है, वाच्य कहेंगे। वाच्य होता है, वाच्य ही है जिसमें एक ही बात को भिन्न भिन्न तरीकों से बोला जाता है, ऐसी विधा। दोस्तों अब अगला प्रश्न है कि वाच्य होते हैं, कितने प्रकार के वाच्य होते हैं, 2, 3, 4 या 5, कितने प्रकार के। तो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही। कौन कौन से, कर्तृवाच्य,
कर्मवाच्य और कौन सा होता है भाववाच्य। इसको क्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 हमारे वाच्यों के प्रकार होते हैं, इसलिए 3 ही सही उत्तर होगा, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि कर्तृवाच्य में के कर्म पद में विभक्ति है। ध्यान से सुनिए, कर्तृवाच्य के कर्म पद में कौन सी विभक्ति होती है, ठीक है। बताइए, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी, कौन सी विभक्ति होगी कर्तृवाच्य के कर्म पद में। बिल्कुल सही, वहाँ होगी द्वितीया। अब यहाँ ध्यान रखिए, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य दोनों में अंतर है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होते हैं, उसमें प्रथमा होती है, ठीक है। तो इसलिए कर्म द्वितीया में होता है। अब कर्तृवाच्य के कर्म पद में अगर विभक्ति पूछी है तो गलती से तृतीया मत लगा दीजिएगा ऑप्शन में देख के, ये गलत है, ठीक है। इसमें तो होती ही नहीं है क्या बोलते हैं कर्म, वो तो कर्मवाच्य में भी जाओगे वहाँ प्रथमा में मिलेगी आपको कर्म पद। तो तृतीया में तो कर्ता होता है, वो भी कर्मवाच्य का या भाववाच्य का। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि कर्तृवाच्य के कर्म पद में विभक्ति तो द्वितीया विभक्ति। अब अगला प्रश्न क्या है, कर्मवाच्य के कर्तृपद में विभक्ति कौन सी है। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, कर्मवाच्य के कर्तृपद में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। अब जो प्रथमा होती है वो तो कर्म में होती है, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा होती है, ये वैसे ही हट गया। और द्वितीया नहीं, वो तो कर्ता के उसमें होती है, क्या बोलते हैं कर्म में। कर्तृवाच्य में कर्म जो होता है वो द्वितीया में होता है, कर्मवाच्य में तो कर्म क्या होता है प्रथमा में होता है, और कर्ता होता है तृतीया में। तो उत्तर आपका है तृतीया, ठीक है। कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा वो तृतीया में होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ध्यान से प्रश्न पढ़ना होता है, पेपरों में मैक्सिमम अधिकतम गलती यही होती है कि आप प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ते। एक यही गलती है जो आपके नंबर काटती है। तो ध्यान से पढ़िए, प्रश्न पूछा क्या गया है, क्या बात पूछी गई है। अब हमारा अगला और अंतिम प्रश्न क्या है, वाच्य में कर्म नहीं होता, मतलब कौन से वाच्य में कर्म नहीं होता ये पूछा गया है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तृ और भाव दोनों, मतलब अ एवं स। तो अ कर्तृ है, स भाव है, ये दोनों। बताइए कौन सा होगा। अब दोस्तों देखिए, कर्तृवाच्य में तो होता है, उसमें क्या होता है कर्म होता है, वो सकर्मक होता है और अकर्मक भी होता है। कर्म होता भी है, कर्म नहीं भी होता, दोनों तरीके के होते हैं। कर्मवाच्य में तो नाम में ही कर्म है, तो उसमें तो कर्म होगा ही होगा, ये दोनों हट गए। अ एवं स दोनों हो नहीं सकता, क्योंकि अ तो वैसे ही हट गया, तो ये उदाहरण भी हट गया। बचा हमारा भाववाच्य। ये भी एक तरीका है, अगर आपको उत्तर दिक्कत हो रही है समझने में, ऐसे करके कट करते जाइए, एक एक हटाते जाइए, ठीक है। जो अंत में बचा वही हमारा सही उत्तर है। तो भाव हमारा सही उत्तर है, भाववाच्य। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। जो हमारा आज का टॉपिक था वो हमने इतना समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहायता मिल सके, ऐसे टॉपिक्स क्लियर हो सके और उनको मदद मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।